Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we will also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं कारोबारी खबरों को लेकर। आज रविवार है और आज के दिन हमारी खास बातचीत हुआ करती है म्यूचुअल फंड पर। आज भी हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित सवाल पूछने के लिए। आप हमें फोन कर सकते हैं 2331444444 पर, 23717106 या तीसरा नंबर 23717117 पर। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं कमल सक्सेना। Foreign investors pull out over 3,700 crore rupees from the domestic capital markets in the first three trading sessions of this month. Mutual funds invest nearly 33,500 crore rupees in stocks in the first half of this year. विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से जुलाई महीने के पहले 3 कारोबारी सत्र में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की और म्यूचुअल फंड्स ने इस वर्ष पहली छमाही में लगभग 39,500 करोड़ रुपए का निवेश स्टॉक मार्केट में किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआईज ने इस वर्ष जुलाई महीने के पहले 3 कारोबारी सत्रों में भारतीय पूंजी बाजार से 3,741 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की। ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआईज ने इक्विटी मार्केट से 3,959 करोड़ रुपए निकाल लिए, जबकि 218 करोड़ रुपए का निवेश डेट सेगमेंट में किया गया। इस तरह पूंजी बाजार से कुल 3,741 करोड़ रुपए की निकासी जुलाई महीने में अब तक कर ली गई है। गौरतलब है कि जून से पहले के 3 महीनों में एफपीआई लगातार बिकवाल बने रहे थे, लेकिन जून महीने में इस वर्ष 24,053 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश एफपीआईज ने किया। We have our first caller, Vijay Kumar from Kolkata. Vijay, please ask your question. बोल रहे हैं सर, मेरा पीएनबी कॉर्पोरेशन बैंक में अकाउंट है, तो मैं जानना चाहता हूँ जो 1 से 00 से जो नंबर होता है बैलेंस जानने के लिए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसे बैलेंस जानते हैं, ऐसा कोई नंबर है क्या कॉर्पोरेशन बैंक का 18 में टोल फ्री जो नंबर होता है वही नंबर मेरे को जानना है? I don't think this is a question which is relevant for the mutual funds. And we don't have this understanding, we don't have this knowledge. हम आग्रह जानना चाहेंगे अपने अगले श्रोता को सीधे आमंत्रित करना चाहेंगे अपना परिचय देते हुए। अभिनव हैं मेरे ख्याल से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। अभिनव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार अभिनव। सवाल मेरा ये था सर कि हमारे पिताजी को कुछ मैच्योरिटी अमाउंट मिला था सर, वो सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक हैं, तो सर वो सर से मुझे ये जानना था कि उनको कौन सा ऐसा स्कीम में लगाया जाए कुछ अमाउंट जो मिला था जिससे वो अच्छा रिटर्न हो पाए। क्या आपके पिताजी को अपने निवेश से कितनी आमदनी की जरूरत होगी जिस पर निर्भर करें? वो ऐसा नहीं है सर, वो तो 2-2.5 लाख रुपया है बस मात्र उसका कि बच वो बैंक अकाउंट अमाउंट से कुछ ज्यादा मिलता रहे, जो बैंक इंटरेस्ट देती है उससे कुछ ज्यादा, ऐसा कुछ ऑप्शन बताया जाए सर।
मेरी सलाह होगी कि सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपना पैसा थोड़ा ज्यादा सोच समझ के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पैसा होता है इसके नुकसान में। तो मेरी सलाह होगी कि लंबे समय तक अगर इस पैसे की जरूरत नहीं है, इसे आमदनी की जरूरत नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं, जैसे बैंक अकाउंट से थोड़ा ज्यादा बेहतर मिल जाएगा रिटर्न, तो अधिकतर पैसा आप बैंक में ही छोड़ दीजिए या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 2 लाख रुपए लगा दीजिए और 50,000 रुपए इक्विटी फंड में लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे कि पूरा जो पैसा है उस पर बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। या फिर एक इक्विटी सेविंग फंड होता है जिसमें बहुत छोटा सा भाग 20 से 35% से 1/3 पैसा इक्विटी में लगता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस पैसे की जरूरत नहीं होगी और बैंक अकाउंट से बेहतर रिटर्न की उम्मीद है 3-4 साल के निवेश में। हमारे साथ मुंबई से एक श्रोता जुड़े हुए हैं, SK पुरी। बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ, मेरे पास 5 लाख रुपए है और मुझे लमसम में 3 वर्ष के लिए म्यूचुअल फंड में ग्रोथ ऑप्शन में डालने का है, जहाँ 8 to 9% रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड में डाल सकता है, उसके लिए कुछ आपकी राय होगी तो सब अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड में 8 से 9% निश्चित आमदनी, किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको निश्चित आमदनी की कोई गारंटी कहीं नहीं होती है, केवल डिपॉजिट पर ही आपको मिल पाता है। और चूंकि 8 से 9% आज के दिन ब्याज दरों में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, तो रिलेटिव थोड़ा सा रिस्क लेकर के इक्विटी सेविंग्स फंड या फिर अगर आप कंप्लीटली रिस्क कवर ऑप्शन देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, जिसमें मुझे उम्मीद है कि 9% नहीं तो 8% आपको 7 से 8% आपको मिल पाएगा। Shubham is waiting on phone line from Patna. Shubham, ask your question, please. हमको ये क्वेश्चन पूछना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट डेब्टर admitted into corporate insolvency resolution process under insolvency and bankruptcy Ma'am, code this is a 2016. specialized program on mutual fund. We can't take these kind of questions. We can move on into the program with another story on mutual funds. Mutual funds invested in nearly 39,500 crore rupees in the stock markets in the first 6 months of 2020, more than 4 times the amount infused in the year ago period. Mutual funds have made a net investment of 39,478 crore rupees in stocks during January to June 2020, much higher than the 8,735 crore rupees invested in the first 6 months of 2019. Latest data available with the Securities and Exchange Board of India showed of the total more than 30,000 crore rupees was invested in March alone, when equity markets witnessed a sharp sell-off. आइए अब चलें ठाणे से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुहास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड अभी जो 2-3 महीने से बहुत रिटर्न कम आ गए, ऑलमोस्ट -20 to 30%। अभी जो म्यूचुअल फंड अभी वापिस ऑलमोस्ट 0 पे आ रहे, मतलब अभी इसका जो निगेटिव रिटर्न है वो 0 पे हो गया, तो स्लोली वो हो जाए। तो अभी मेरा ऐसा थिंकिंग है, जो म्यूचुअल फंड इन पेंडेमिक सिचुएशन में पॉजिटिव में थे, तो वो सब जो अभी जो रिटर्न मेरा 0 हो गया, आई कैन स्विच इट ओवर and invest in the other mutual fund, so that there will be no loss as such. That is my thinking. So let us have your views. No, but how will you actually find the fund which all funds fell and they have most equity? I understand that you're talking about equity funds. Equity funds did fail substantially, and they have made a recovery over the last. They fell in the month of March, and ever since they have steadily made a recovery. They are likely to break even, and it is visible in the returns. If you look at 3-month return of most funds, it is substantial, 28, 29, 27%. But they are still down about 10%. If you look at it from the month of January, the year-to-date return can still be anywhere in the region of
10%, 8%. So from that standpoint, most funds are making a recovery. Where will you move money? The only way that your money would not have fallen substantially was the fixed income fund. But even there, some funds did fell, and many of those fixed income, there were categories which did not decline in any meaningful way. And there isn't a way you can actually pass this whole cyclicality. The only way, all that you can do is, work on a strict rebalancing framework, that if you invest 50% of it in equity, 50% of it in debt, and this asset allocation becomes very different from what you set out to be, making that change so that you are able to move in some methodical way by rebalancing. Subhash is waiting on phone line from Faridabad. Subhash, ask your question, please. हाँ जी सर, धीरेन्द्र जी को और सारी टीम को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरी रिटायरमेंट है नेक्स्ट ईयर जुलाई में, तो मुझे करीब 5 या 50-60 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ? पूरी तरह निर्भर करता है कि आपको कितनी आमदनी की जरूरत होगी, क्या आपको कोई पेंशन मिलेगा, क्या कोई आपकी दूसरी नियमित आमदनी का कोई जरिया है, जैसे कोई मकान हो जिस पर किराया मिलता हो, और जितने पैसे की आपको जरूरत होगी। मुझे लगता है सबसे पहले आपके रिटायरमेंट के बाद वो 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जिसमें आपको निश्चित आमदनी मिलेगी, पहले वो खरीदें। फिर पोस्ट ऑफिस का MIP, और उसके बाद कंजर्वेटिवली उतना पैसा जिससे कि आपका सब्सटैंशियल पार्ट फिक्स्ड इनकम से सबसे पहले उनसे जिससे कि आपको निश्चित आमदनी मिलेगी उसमें लगाए, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है, लेकिन ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आपको कितनी आमदनी की जरूरत होगी और वो स्थिति क्या होगी। अगर आपको अपने पूरे निवेश से 12-15% की जरूरत हो तो बड़ी चिंता की बात होगी। अगर उससे कम की जरूरत हो, अगर आपको 60 लाख रुपए मिलने वाला है और अगर आपको 5 लाख रुपए सालाना मिलने से जो कि करीब 8% रिटर्न हुआ, आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, तब शायद बचा हुआ पैसा 50-60% पैसा अगर आपका इक्विटी में लगे और आपको जो आमदनी मिल रही है ब्याज की फिक्स्ड इनकम से, उसको आप भले ही कंज्यूम कर लें और इक्विटी से मिलने वाला रिटर्न वो बढ़ता रहे, ताकि जब आपको भविष्य में ज्यादा आमदनी की जरूरत होगी तब तक आपकी पूंजी भी थोड़ी बढ़ चुकी होगी। क्योंकि अगर आप अपने निवेश से मिलने वाले सारे रिटर्न को अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं तो तो भविष्य में आपके बढ़ती हुई आमदनी की जरूरत की भरपाई शायद नहीं कर पाएगा आपका निवेश। तो इसके लिए थोड़ी केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है। लेकिन ये बेसिकली इक्विटी और डेट का एलोकेशन ही, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि सबसे पहले निश्चित आमदनी वाली निवेश करें फिक्स्ड इनकम में, अधिक से अधिक जरूरत उससे पूरी हो जाए, बचा हुआ पैसा जरूर इक्विटी में लगाएं। इक्विटी में नहीं लगाने का नतीजा ये होगा कि आपका पैसा बढ़ेगा नहीं लंबे समय में, और वो लगाना थोड़ा मुश्किल है, खासकर जब आप रिटायर हो जाते हैं। और उसके लिए नियम है कि उसमें अपने रिस्क को कम करना, या उस रिस्क को कम करना कि आप बढ़े हुए बाजार में अपना ढेर सारा पैसा नहीं लगाएं, एक साथ पैसा मत लगाइए, डाइवर्सिफाई करके रखिए, और उस पैसे को निकालने की जरूरत नहीं पड़े अपने दिन प्रतिदिन आमदनी की जरूरत के लिए। आइए चलें फरीदाबाद के बाद सोनीपत से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं प्रदीप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे सर जी। जैसे कि सर एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तो वो अब पैसा नहीं मिला है, जिसका नाम है PCL जी। तो इसके बारे में आपके पास जानकारी हो तो बताइएगा। और एक दूसरी जानकारी ये है, जैसे जो हमारी LIC है और मैं आंखों से दिव्यांग हूँ, तो मेरा यानी पॉलिसी वगैरह ओपन नहीं करती, क्यों नहीं करते, इसका रीजन आप कृपया बताएं। आपका जो पहला सवाल है PSEL लिमिटेड, जिसमें कि आप बहुत लोगों ने अपना डिपॉजिट किया था और उनके रिफंड का क्या स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्ट किया था कि ये SEBI उनके सारे एसेट्स को अक्वायर कर ले और लोगों के जो क्लेम्स है लोग वहां पे क्लेम करें। तो आप SEBI से तुरंत संपर्क करें इनका
दिल्ली में ऑफिस है। आप इनसे करस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी भेज सकते हैं। सेबी के साइट पे एक sebipslrefund.co.in एक URL है जहां पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और आप अपना क्लेम जरूर दायर करें ताकि जो कुछ भी पैसा रियलाइज होगा आपको उचित समय पे आपको मिल सके। अगर ये क्लेम 5,000 रुपए तक की है तो उसमें शायद बहुत रफ्तार से ये पैसा मिलना शुरू हो गया है। और आपका दूसरा प्रश्न मैं भूल गया, जरा एक बार दोबारा बताएं। He is a blind person and he went to the insurance company. They are not insuring him. That was his question. Insurance company cannot decline insurance to people with physical disability unless there is something which is specifically constraining them. So I think he should just file a complaint with the ombudsman. आइए अब चले मुंबई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर केशव जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। यस, गुड इवनिंग सर। स्वागत। 3 साल पहले सर मैंने SIP शुरू किया था। अगले महीने 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं उसे। रेगुलर ग्रोथ प्लान और इमर्जिंग इक्विटी में 5,000 मेरा जा रहा है। तो अभी पैसा निकालना सही रहेगा या कंटिन्यू करूं सर? अब अगर निकालता हो तो कितना लॉस होगा अभी? थैंक यू। निर्भर करता है, ये तो आपको हर एक अकाउंट स्टेटमेंट में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका 3 साल में लगाया हुआ पैसे का वर्थ कितना है। ये जो सवाल है कि आपने 3 साल का कर दिया है या बाकी, क्योंकि पहले हम जब डिपॉजिट किया करते थे तो उसका एक टर्म हुआ करता था। इस वजह से हम ये सवाल पूछते हैं कि भाई 3 साल का SIP किया था, पैसा निकाल दिया जाए। 3 साल का डिपॉजिट जैसे हम करते थे या 5 साल का करते थे, जरूरत के हिसाब से निकालें। अगर इस पैसे की जरूरत नहीं है और बहुत सालों तक नहीं है तो ये निवेश अच्छा कर रहे हैं। इक्विटी में किया जाने वाला निवेश कम से कम 5 साल का नजरिया आपका होना चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि हमेशा लोगों को फिक्स इनकम से बेहतर रिटर्न मिल पाता है। तो अपनी जरूरत के दो ही वजह से आपको अपना पैसा निकालना चाहिए। एक, जब आपको उस पैसे की जरूरत हो, और दूसरा जब फंड खाता खराब कर रहा हो। और खाता खराब करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि केवल नुकसान हो रहा हो, क्योंकि ऐसा समय है, जैसे आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में ही बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, और उस समय अगर कोई अपना पैसा निकाल लेता उस गिरावट के बाद तो आपका नुकसान परमानेंट हो जाता। उसके बाद से करीब 30% की रिकवरी हो गई है। जैसा मैं प्रोग्राम के शुरू में बता रहा था कि जो कोई भी रुका है उसका पैसा केवल 8-9% ही गिरा है इस साल में। तो हम करीब वो पूरा नुकसान जो हुआ था उसको हम रिकवर कर पाए। और तो एक तो कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो जरूर निकालिए। दूसरा, जब वो फंड खाता खराब कर रहा हो, और खाता खराब का डेफिनेशन ये है कि बाकी सब फंड की तुलना में जो उसकी तरह के उससे बुरा कर रहा हो तो जरूर अपना निकालिए। या जिस कारण से आपने पैसा लगाया था कि ये फंड ऐसा कर रहा है या ऐसा इस तरह का इसका प्रदर्शन है, और अब वो कायम नहीं है, अब वैसा नहीं हो रहा है, तो जरूर बचिए। तो डिपॉजिट के नजरिए से जैसे आप देखते हैं उस तरह से 3 साल पूरा हो गया, ये अपने आप में कारण का विषय नहीं है कि आपको पैसा निकालना चाहिए। Vikal is joining in from Jammu. Vikal, ask your question. हाँ सर, हेलो। Yep, please ask your question. हाँ सर, मैं SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में पिछले 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 10,000 के आसपास का SIP था। तो अभी प्लान था मेरा घर खरीदने के लिए, जो कि मैं अभी 6 महीने तक पोस्टपोन कर रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे फंड्स जो है नेगेटिव हैं अभी। तो अगर मैं 6 महीने तक जो SIP है उसको कंटिन्यू करूँ, उसके बाद इसको होल्ड कर लूँ और फिर मकान की डील करूँ, ये सेफ रहेगा? ये राइट अप्रोच है क्या? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए उसके बाद, तो या तो इसको फिर मैं होल्ड करके कहीं और से लोन वगैरह लेके मकान कर लूँ और इसको बाद में टच करूँ। व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन? My suggestion for buying a home is that one should always take a loan. At the same time, one should do a substantial down payment. The general prudent rules for an individual to follow is that you should have not more than 1/3 of your income going towards repayment of your loan. The second thing which normally is helpful is that if your repayment of loan, if you buy a house, you should immediately take possession of. You should be in a position to take possession, and
not only that, it should start saving you the rental outflow if there is one. So if you are living in a rented house, you should be able to immediately move to your place, and that saving of your rent itself will be another advantage. So besides these two things, I think, so if you follow these rules, which are more specific to you, that a third of your income should not go towards repayment of your loan. And the only way, if it is more than a third of it, then you should wait and keep saving so that your down payment is such, or you can scale down the need for, the cost of the house. Plan a house so that it fits into this framework. Because this is the only rule, the prudent rule, which actually can make sure that you are never in a state of anxiety because of buying a house. आइए चलें मुंबई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। स्वागत आपका। मेरा सवाल है कि 80C के अंदर वो SIP थ्रू मैं लास्ट 2 साल से पैसा भर रहा है, तो अभी 3 साल के बाद वो कंपल्सरी पैसा मुझे निकालना पड़ेगा कि मैं SIP बंद करके वो पैसा उधर ही रख सकता हूँ टैक्स सेविंग में जो डाला है वो? और दूसरा मेरा सवाल है कि पेंशन के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम है और उसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? आपका लगा हुआ पैसा 80C के तहत किसी टैक्स सेविंग फंड में, वो 3 साल के बाद निकालना अनिवार्य नहीं है। वो आपका जो पैसा लगा हुआ है वो ओपन फंड में है, और आपका हर लगाया हुआ पैसा 3 साल के लिए लॉक इन, उसको आप नहीं निकाल सकते पहले 3 साल में। उसके बाद आप पूरी तरफ से आजाद है पैसा निकालने के लिए, लेकिन पैसा निकालना जरूरी नहीं है। तो अगर इस पैसे की जरूरत ना हो और आपने टैक्स सेविंग फंड में पैसा लगाया है, 3 साल पूरा होने के बाद उसमें वो पड़ा रह सकता है और वो बढ़ता रहेगा। एक चीज मैं बता दूं कि आप जो 3 साल से SIP कर रहे हैं, तो 3 साल पहले लगाया हुआ जो पैसा था, जो SIP का रकम था, केवल वो 3 साल के बाद वो फ्री हो पाएगा लॉक इन से। अब पिछले महीने जो पैसा लगाया हुआ है वो आज से 3 महीने तक वो लॉक इन में रहेगा, उसके बाद आप वो पैसा लगा पाएंगे। तो SIP के जरिए लगाया हुआ पैसा जब आपका इंस्टॉलमेंट 3 साल पुराना होता जाएगा तब वो लॉक इन से फ्री होगा, और उस पैसे को निकालने की जरूरत नहीं है अगर जरूरत ना हो तो। और 3 साल होने के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए ये कोई निश्चित उसके लिए कोई डेजिग्नेटेड फंड नहीं है। हालांकि कुछ फंड अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो रिटायरमेंट फंड है, और इनकम के लिए जरूरी है कि किसी भी फंड में लगाया हुआ पैसा आपके लिए रिटायरमेंट फंड है अगर आप उस पैसे को कंज्यूम नहीं करते हैं और उससे आप इनकम की उम्मीद करते हैं। और इसके लिए मेरी सलाह होगी कि आपको एक इक्विटी फंड या एक डेट फंड या एक ऐसा फंड, एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी आपके लिए एक रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। इक्विटी सेविंग फंड भी आपके लिए एक रिटायरमेंट फंड हो सकता है, क्योंकि ये अगर आप जैसे निवेशक जिसको ये जानकारी नहीं है या आप कंजर्वेटिवली चाहेंगे कि आपके पैसे में बड़ी गिरावट कभी ना हो, तो इक्विटी सेविंग फंड में पैसा लगाइए और उसमें से आप 6 या 7% का सालाना विड्रॉल प्लान अगर आप सेटअप कर लेते हैं तो ये आपका पेंशन प्लान है, पेंशन फंड है। उस चीज से बचे जहां पे आपको कोई ऐसा इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि ये पेंशन प्लान है और या रिटायरमेंट फंड है। क्योंकि किसी भी निवेश का वो पैसा लगता कैसा है, उसमें खर्चा क्या है, लगता कहाँ है और उसका खर्चा क्या है, ये सबसे जरूरी है। और वो पैसा किस तरह से लगाया जाता है, इक्विटी में कितना है, फिक्स्ड इनकम में कितना है, क्योंकि उसी के आधार पे कितना आप वो फंड कितना रिस्की है आपके लिए, ये निर्भर करता है। तो इन चीजों की जरूर जानकारी ले और खर्चे पे जरूर नजर रखें, क्योंकि खर्चा ही सब कुछ अगर बराबर हो तो कम खर्चीला फंड ही आपके लिए बेहतर रिटर्न दे पाएगा, कम खर्चीला निवेश। Harish from Chennai online. Harish, ask your question, please. Yes, good evening to the team, sir. Good evening. Good evening. Sir, I have started SBI Focus Equity Fund, 3,000 rupees monthly, and Sundaram Balanced Advantage Fund, 2,000 rupees monthly through SIP. Mm-hmm. I want 2 more funds to be started, sir. So what are the funds you are suggesting, sir?
Tell me, for how long you want to remain? You can remain invested. Yeah, I can minimum 5 years. Minimum 5 years. Yes. For people like you, I would suggest that SBI focused equity is a good fund, but 5-year time frame investing in 3-4 fund is a good idea. But you should always consider, investing in those aggressive hybrid funds. They turn out to be, the more steadier take on growth. They don't cause great deal of anxiety. And from that standpoint, if I have to suggest two, 3 of them, I would suggest SBI hybrid equity or, Mirae Asset hybrid equity fund or HDFC hybrid equity fund. These 3 funds, they can invest up to 75% into equity, 25% into debt, 5-year time frame. If you're doing your SIP, they will not cause a great deal of anxiety for you. So maybe, add these 3, these hybrid equities for a steadier take on growth for a 5-year time period. आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आरके सिंह साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी नमस्ते, मैं आरके सिंह बोल रहा हूं। जी मेरे तरफ से मार्केट टीम की सबको नमस्कार। और मैं जानना चाहता हूं सर, मेरा ये पीपीएफ अकाउंट है बैंक में, तो ये कितने दिन तक चलेगा? और इसमें ये कौन सा अकाउंट है? जी आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है? पीपीएफ अकाउंट? एसबीआई में पीपीएफ अकाउंट है। पीपीएफ जी ये कितने दिन तक चलेगा और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जरा ब्रीफिंग से बताएं सर। पीपीएफ अकाउंट तो एक एक्यूमुलेशन व्हीकल है और इसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। और एक खास फायदा ये है कि पीपीएफ में जो आपका पैसा बढ़ा, इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना लगा सकते हैं और 15 साल होने के बाद और आज के दिन पीपीएफ से आपको करीब 8% रिटर्न मिल जाता है। और एक इसका खासा फायदा ये है कि पीपीएफ से मिलने वाला जो रिटर्न है वो पूरी तरह टैक्स फ्री है और ये उसमें पड़ा रहेगा और आपको 8% सालाना रिटर्न मिलता रहेगा। आइए आमंत्रित करें ठाणे से अपने श्रोता आदित्य का। आदित्य, बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि मार्केट क्यों बढ़ रहे हैं? तीनों इंडस्ट्रीज आउट परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे को, और खासकर स्मॉल कैप्स। ये पिछले कई हफ्तों से भी, पिछले हफ्ते स्मॉल कैप गिरे थे, और ना पिछले कई हफ्तों से देखा जाए तो स्मॉल कैप आर आउट परफॉर्मिंग द सेंसेक्स, निफ्टी एंड ऑल्सो द मिड कैप्स। सो क्यों वहां पर जो इतना पैसा आ रहा है, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा डर है कि वो बैंकक्रप्ट वगैरह हो सकती हैं, तो क्यों वहां पे इन्वेस्टर्स इतना पैसा डाल रहे हैं? नहीं, ये बड़ी हैरानी की बात है, पर अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी तरह नहीं डर रहे हैं और उनके कम डरने की वजह से और आपने देखा होगा कि हम हर सप्ताह बताते रहते हैं कि डोमेस्टिक फंड लगातार पैसा लगाते जा रहे हैं। मार्च में जो झटके के साथ जो बाजार गिरा, उसके बाद करीब हम उसका 90% का करीब 85% जो नुकसान था वो रिकवर हो चुका है। तो बाजार का ये मानना है अधिकतर कंपनियों के बारे में कि ये 2-3 सप्ताह का आपका जो अर्निंग्स है वो खत्म हो गया इस कोविड-19 इवेंट की वजह से या इस वायरस की वजह से, या जी लॉकडाउन है उसकी वजह से, और उसके बाद सब चीज सुचारू तरीके से चलने लगेगा। अगर बस यही मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि कंपनियों का जो स्टॉक प्राइसेस है वो लंबे समय में केवल उनकी बढ़ती अर्निंग्स की वजह से होता है, और उसमें अगर सचमुच ऐसा बदलाव यहीं पर हम विदा लेना चाहेंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pull out over 3,700 crore rupees from the domestic capital markets in the first 3 trading sessions of this month. Mutual funds invest nearly 39,500 crore rupees in stocks in the first half of this year. And that is it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.